अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए आज खंड खा सिलेबस के अनुसार देखिएगा तो खंड खा रहेगा, यानी आपकी सेकंड बुक जो एनसीईआरटी का है उसमें से है, जिसमें पहली यूनिट समाप्त हो गई। जिसमें देखा जाए तो कई लेसन सम्मिलित थे, जिसमें लेसन 21 जो कि हम रब पर बता चुके हैं वह आप लोगों के सिलेबस में नहीं रहेगा। लेसन 22 अगर स्टार्ट करेगा तो वहाँ से यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है और इस यूनिट को हम एक लेसन में आप लोगों को बताएंगे। लेसन 22 में यूनिट सेकंड है जिसका नाम है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, यानी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यह यूनिट का नाम है जिससे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बुक में जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के लिए, और इस यूनिट से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में समझना है। फिर हेडिंग देखिए, 2 हम हेडिंग डाले हैं। आज इन दोनों हेडिंगों के बारे में समझना भी रहेगा और लिखना भी रहेगा। लेकिन पहले अगर द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य क्या है, तो बताते हैं कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। यह तो बहुत पहले से ही बताया जाता रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जानकारी सबको हो जानी चाहिए अभी। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 अवस्थाएं द्रव्य की होती हैं, जिसमें आप केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तो उसमें ठोस अवस्था दिया हुआ है, उसकी व्याख्या पूरा विस्तार से आप जो करेंगे उसमें, लेकिन यहां पर तो है नहीं। फिर हमने कहा ठोस, द्रव, गैस, यह तीनों देखा जाए तो क्या है, द्रव्य ही है। यानी कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरेगा, भार रहेगा और अनुभव आप कर रहे हैं कि यह वस्तु है, वह द्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इससे संबंधित भी कुछ इसमें जानकारी करना है। उसके अलावा विकिरण, अगर विकिरण देखा जाए तो आपको 11th में बताया गया था कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। यहां पर चूंकि प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश से जो प्रकाश ऊर्जा आती है वह विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तल तक आती है, वह विकिरण रूप होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही रहेगा। हम लेसन का परिचय दे दिए। द्वैत प्रकृति का मतलब है कि दोहरी प्रकृति, यानी 2 नेचर यह दिखाएगा, 2 प्रकृति दिखाएगा। कौन कौन प्रकृति दिखाएगा इसके बारे में देखिए। पहली हेडिंग हम डाले हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। यह पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी, तो आप लोग कॉपी में भी पहली हेडिंग डालिएगा, विकिरण की द्वैत प्रकृति। हेडिंग डाल लीजिएगा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। यह पहला स्टेप आप हेडिंग में डालिएगा। पहले ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन पहली हेडिंग डालिएगा, फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग समझाएंगे हम। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, विकिरण की द्वैत प्रकृति। देखिए, आप इसके पहले वाले लेसनों में पढ़े हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। वह तरंग या तो अनुदैर्ध्य होगी और या तो अनुप्रस्थ होगी। समझिएगा ध्यान से सब लोग। हमने बताया कि
प्रकाश तरंग के रूप में चलती है और यह जो है प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के ध्रुवण में आप लोग जो है इसको पूरा प्रूफ पर कर चुके हैं कि तरंग के रूप में चलती है, किसी में यह अनुदैर्ध्य रूप में है, किसी में यह अनुप्रस्थ रूप में है। तो जो आप पिछली घटनाएं या 3-4 घटनाओं के बारे में पढ़े वह देखा जाए तो प्रकाश के तरंग रूप को जो है प्रदर्शित या प्रूफ करता है, कह सकते हैं, प्रमाणित करता है। लेकिन यहां पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताया जाएगा। अगली हेडिंग हम डाले हुए हैं इस लेसन में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताया जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा, जिसमें प्रकाश को कण मान लिया गया है। प्रकाश को तरंग के साथ साथ, यानी पिछला लेसन प्रकाश को तरंग माना है, तो प्रकाश को तरंग के रूप में मानते हुए इसको जो है कण के रूप में भी मान लिया गया है इसमें। तो बताइए, प्रकाश तरंग भी है, कण भी है, यह प्रकाश का दोहरा नेचर यानी दोहरी प्रकृति है कि नहीं? क्या प्रकाश विकिरण की दैत्य प्रकृति कहलाती है। यही जो दो गुण यह दिखाता है, तरंग और कण दोनों गुण दिखाता है, यही कहलाता है प्रकाश की विकिरण की दैत्य प्रकृति कहलाता है। तो समझ में आ जाएगा ना? तो चलिए लिखिएगा, अब स्टार्ट करिए लिखना। लिखिएगा प्रकाश के व्यतिकरण, नोट करिए सब लोग, प्रकाश के व्यतिकरण, कामा विवर्तन, कामा ध्रुवण, ध्रुवण आदि घटनाएं आदि घटनाएं का मतलब जैसे परावर्तन अपवर्तन भी है। आदि घटनाएं प्रकाश को तरंग के रूप में, प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर हुई हैं। लिखिएगा, मानकर हुई हैं। बोलिए, तरंग के रूप में मानकर ही हुई हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रभाव में प्रकाश को कण के रूप में मानकर, प्रकाश को कण के रूप में मानकर व्याख्या की जाती है। लिखिएगा, इस प्रकार प्रकाश के तरंग प्रकृति, प्रकाश के तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति, कण प्रकृति दोनों घटनाओं के होने के कारण दोनों घटनाओं के होने के कारण इसे विकिरण की दैत्य प्रकृति, इसे विकिरण की दैत्य प्रकृति कहा जाता है।
कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए, बस इतना है। बोलिए हम तो पूरा बता दिया आपको उदाहरण देकर, लेकिन एक घटना इसमें आप अभी अपरिचित हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, और सब घटनाओं के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। वह तो अगली हेडिंग में हम व्याख्या करने जा ही रहे हैं, उसके बारे में अभी समझ जाएंगे। और सब स्टेप तो आपको बता दिया गया है। हमने बताया कि दोहरा नेचर या दोहरी प्रकृति किसी की रहेगी तो वही ड्यूल नेचर कहलाएगा, द्वैत प्रकृति कहलाएगा। यहां प्रकाश कहिए चाहे विकिरण कहिएगा, एक ही चीज है। विकिरण कहिए चाहे प्रकाश कहिए, समझ रहे ना, एक ही चीज है। वहां पर प्रकाश हम जहां जहां बोले वहां विकिरण लगा सकते हैं, तो उससे घबराएगा मत। यहां प्रकाश की द्वैत प्रकृति भी कहा जा सकता है या विकिरण की द्वैत प्रकृति लिखा ही है, तो उससे घबराएगा मत कि वर्ड बदल गया। तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरी हेडिंग पर चलिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही हेडिंग डालेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव स्टेप है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह भी आपके सिलेबस में दोनों हेडिंगें हैं, ध्यान रखिएगा। तो आता है क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो शुरू में तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी प्रारंभ में। अब प्रारंभ में अगर चलिए देखिए, हम यहां पर कुछ साइंटिस्ट का नाम लिखे हुए हैं। हार्टस है, हालवेस है, टॉमसन है, लेनार्ड है। यह जो है हम वैज्ञानिकों का नाम लिखे हैं। यानी अगर देखा जाए तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में सन 1887 ईस्वी के पहले किसी को जानकारी नहीं थी, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन हार्टस, ये साइंटिस्ट का नाम है, हार्टस ने 1887 ईस्वी में विद्युत विसर्जन नलिका होती है, विद्युत विसर्जन नलिका में जब प्रकाश या कहिए परावैंगनी प्रकाश को जब उस पर आपतित कराया या भेजा, तो देखा क्या कि विद्युत विसर्जन तेजी से होने लगता है। विद्युत विसर्जन तेजी से होने लगता है। अब पहले तो जब प्रकाश आप विद्युत विसर्जन नलिका पर नहीं भेज रहे थे, तब तो विद्युत धारा या कहिए विद्युत का प्रवाह धीमे धीमे हो रहा था। लेकिन जब प्रकाश इस पर डाला गया तो विद्युत विसर्जन तेजी से होने लगा। तो बताइए, यह एक प्रकार का कुछ न कुछ घटना है या किसी वजह से ही यह धारा तेज हो रही है, या विद्युत विसर्जन तेजी से हो रहा है। लेकिन अगर इनमें देखा जाए, हार्टस से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वह नहीं बता पाए। बस इतना केवल देखे, बस इसी पर रुक गए। फिर इसके बाद हालवेस, एक साल बाद यानी 1888 ईस्वी में हालवेस ने इनकी घटना को पुनः दोहराया। इनकी घटना को पुनः या हालवेस ने दोहराया। और क्या किए, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं का प्रयोग आज भी वर्णित रहेगा। एक साल बाद यानी 1888 ईस्वी में हालवेस ने क्या किया
कि एक विद्युत विषय, यह समझिए निर्वातित बल्ब था, निर्वातित बल्ब है। निर्वात का मतलब जहां पर हवा का दबाव बहुत कम है या हटा दी गई हवा, यह निर्वातित बल्ब है। इसमें क्या किए, वह 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक प्लस इलेक्ट्रोड और यह क्या माइनस इलेक्ट्रोड। पहले देखिए यह दोनों इलेक्ट्रोड रहेगा, थोड़ा चौड़ा भाग रहेगा। 2 इलेक्ट्रोड उन्होंने लिया निर्वातित बल्ब में और इसके दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी बैटरी से जोड़ दिया और उसमें जो है धारा मापी भी लगा दिए हैं। ये देखिए बैटरी है, बैटरी से इन्होंने जोड़ दिया है और आगे जो है धारा मापी लगा दिए हैं। धारा मापी इस तरह लग गई या इस तरह हम दिखा रहे हैं, धारा मापी लगा दिए और इसके बाद इसको यहां से जोड़ दिए। और क्या देखा उन्होंने कि जब इसके कैथोड पर प्रकाश या कहिए कि परावैंगनी प्रकाश जब डाला जाता है, परावैंगनी प्रकाश देखिए आ रहा है, परावैंगनी प्रकाश इसके कैथोड पर डाला जाता है तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और एमीटर पाठ्यांक बताने लगता है। लेकिन जब प्रकाश का डालना इस पर बंद कर देते हैं तो धारा का प्रवाह उस समय नहीं हो रहा है। उन्होंने देखा क्या कि जब तक प्रकाश इस पर प्रवाहित कर रहे हैं तभी तक इसमें धारा जा रही है, प्रकाश प्रवाहित करना या प्रकाश का डालना बंद कर देंगे तो धारा जो है परिपथ में नहीं प्रवाहित हो रही है। लेकिन यह प्रयोग करने के बाद, इतना बताने के बाद वह भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। कौन? हालवेस। 1 साल बाद उनके प्रयोग को इन्होंने दोहराया, समझिए। फिर टॉमसन आ गए। आप जानते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल मिलता है केमिस्ट्री के लिए, टॉमसन का नाम बार बार आता है उसमें। उन्होंने ही परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है और टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर 1898 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा सन, 1 साल बाद इनकी घटना यह है। कुछ नहीं बता पाए, बस केवल कहे कि हाँ धारा प्रवाहित हो रही, बंद करें, धारा बंद हो जा रही है। व्याख्या नहीं कर पाए क्यों ऐसा हो रहा है। फिर जो है टॉमसन ने 1898 ईस्वी में इसके बारे में कुछ बताया है। उन्होंने बताया कि जब परावैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है, इस सतह पर, किस पर? कैथोड पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यह इलेक्ट्रॉन जब इस पर जानते हैं या इस प्लस द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे यह जो परिपथ है बीच का कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जो यह आप जो रोक देंगे तो जो है यह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होना बंद हो जाएंगे तो यह परिपथ खाली हो जाएगा, तो उस समय कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। ऐसा उन्होंने व्याख्या कुछ किया। उसके बाद टॉमसन के आगे लेलार्ड नामक साइंटिस्ट है, 1900 ईस्वी में, इन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया है। इन्हीं बातों को देखा जाए, टॉमसन की बातों को इन्होंने दोहराया है। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ हम सभी वैज्ञानिकों का नाम लिख दिए हैं और उन्होंने एक पर एक करके व्याख्या किया। कुछ तो प्रयोग करके हट गए, उसका परिणाम नहीं बता पाए, और कुछ जो है
प्रयोग नहीं किए हैं बल्कि इसके बारे में व्याख्या की है, जैसा कि टॉमसन और इसका नाम बताएं। दोनों लोगों का नाम आता है लास्ट में व्याख्या करने के लिए। तो चलिए लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, हमने बताया कि जब इसकी व्याख्या हो गई तब प्रकाश वैद्युत प्रभाव को परिभाषित किया गया। कैसे किया गया उसको समझिएगा, ये तो सब कहानियां रही। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है आपके बोर्ड में आएगा, तो आप बताइएगा कि जब किसी कैथोड पर प्रकाश डाला जाता है या पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह पर या अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊर्जान्वित हो जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वह सतह को छोड़कर निकलने लगते हैं। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब निकलने लगते हैं तो यही घटना क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। समझ जाएंगे ना? तो हम सीधा लिखवा रहे हैं, लिखिएगा। जब पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु कैथोड पर डाला जाता है, किसी धातु कैथोड पर डाला जाता है तो धातु कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। हो गया? इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया ना? धातु कैथोड या किसी धातु का कैथोड बना रहेगा, इसी पर प्रवाहित करेंगे तभी होगा। अगर आप इसकी जगह पर इसको इस पर अगर प्रवाहित करना शुरू कर दिए तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से निकलेंगे भी तो कैथोड माइनस है और इलेक्ट्रॉन भी माइनस चार्ज है, तो यह इलेक्ट्रॉन इसकी सतह तक नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह पूरे परिपथ में नहीं हो पाएगा। अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो यही व्याख्या रहेगी। तो आप चलिए फिगर बना लीजिएगा, या एक साइड में फिगर बनाइए, उसके बाद एक्सप्लेन किया जाए इसके बारे में। ये तो परिभाषा हमने सीधा बता दिया, ये फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाएगा, एक बार फिगर की तरफ देखिए सब लोग, एक सावधानी और कर लीजिए। जब इस पर प्रकाश आप डालना स्टार्ट कर दिए तो इससे इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे ही, इलेक्ट्रॉन को भी दिखा दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है सभी। देखिए सतह को छोड़ करके एनोड की तरफ जा रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन भी दिखाएगा। अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो धारा बताइए किधर जाएगी, इधर से ना, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी ना। यह देखिए प्रकाश धारा भी इसको बोल सकते हैं। और तब धारा जब बहेगी तो इस तरह तीर लगा दीजिएगा, इसका मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, इतना करना। और इधर धारा जब जाएगी इस तरह से तो इधर भी देखिए धारा आएगी।
चूंकि आप बैटरी से जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ धारा आ जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस इसको लगा लीजिए, इसको माइनस लिख देते हैं और इसको क्या प्लस लिख देते हैं, प्लस माइनस लिख दीजिएगा। चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि सन 1898 ईस्वी में थॉमसन ने यह सिद्ध किया कि जब प्रकाश कैथोड पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेनार्ड ने 1900 ईस्वी में यह बताया कि ए इलेक्ट्रॉन एनोड का मतलब प्लस, एनोड लिखिएगा ब्रैकेट में प्लस, द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे परिपथ पूरा हो जाता है, द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं जिससे परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ पूरा हो जाता है और पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ पूरा हो जाता है और पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। व्याख्या इसकी हो रही है, दोनों हमने बताया, साइंटिस्टों ने सहयोग से अपना जो है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। चलिए देखिए, आ गया समझ में ना। अब आप कहिए कि अगर इस परावैगनिक प्रकाश को डालना बीच में बंद कर दीजिए, जैसे कुछ देरी तक डाल रहे थे धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन परावैगनिक प्रकाश का ज्यों डालना बंद करिएगा त्यों यह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा नहीं और धारा क्या हो जाएगी, परिपथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यह धारा रुक जाएगी। पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा ज्यों ही परावैगनिक प्रकाश का कैथोड पर डालना बंद कर देते हैं, कैथोड पर डालना बंद कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन सतह से नहीं निकल पाते, जिससे परिपथ पूरा ना होने के कारण परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती।
परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। एक स्थिति तो यह हो गई कि धारा का प्रवाह रुक जाएगा, जो प्रकाश का डालना बंद कर देंगे। जब तक प्रकाश डालते रहेंगे तब तक धारा इसमें बहती रहेगी। और जो यह इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। और इसमें जो धारा जा रही है उसको प्रकाश धारा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह धारा प्रकाश के द्वारा उत्पन्न हो रही है, यानी प्रकाश के द्वारा ही चल रही है, इसलिए इसका नाम रखा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर पराबैंगनी प्रकाश का इसमें नहीं डाल रहे बल्कि इस पे डाल रहे हैं, यानी एनोड पर डालेंगे। तो एनोड पर डालिएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए निकलेंगे, लेकिन इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होने के कारण इसके द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी सतह तक नहीं आ पाएगा। उस समय भी परिपथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी। तो लिखिएगा यदि पराबैंगनी प्रकाश को, पैराग्राफ फिर चेंज करिएगा, यदि पराबैंगनी प्रकाश को एनोड यानी ब्रैकेट में लिखिएगा प्लस पर डाला जाए, एनोड पर डाला जाए तो सतह द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलने पर कैथोड द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है, कैथोड भी माइनस है, कैथोड द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन कैथोड तक नहीं आ पाते। कैथोड तक नहीं आ पाते, जिससे परिपथ पूरा नहीं हो पाता, जिससे परिपथ पूरा नहीं हो पाता, जिससे परिपथ पूरा नहीं हो पाता। अतः परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अतः परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यही जवाब देना है। तो देखिए दोनों स्टेप हमने समझा दिया कि विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है, ड्यूल नेचर जिसको आप बोलते हैं, प्रकाश तरंग भी है या विकिरण तरंग भी है और कण भी है, यही उसका ड्यूल नेचर है। शाब्दिक अर्थ अगर समझिए तो इसी तरह है। इसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है प्रकाश के कण प्रकृति को शो करता है ना, कण प्रकृति को दिखाता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एक कण ही है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक कण ही है। तो आगे और भी व्याख्या की जाएगी इसके बारे में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है यह भी बता दिए कि जब कोई प्रकाश की किरण कह लीजिए या जब कोई पराबैंगनी प्रकाश किसी कैथोड पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यही घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब उसकी व्याख्या हम 2-3 स्टेप में किए हैं कि कब प्रवाहित होगी कब नहीं होगी, इसके बारे में हम बता दिए पूरा विस्तार से। समझा भी दिए कि प्रतिकर्षित क्यों हो जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन और कैथोड के बीच क्या है, प्रतिकर्षण लगेगा। जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो प्लस द्वारा आकर्षण लगेगा, तो बहुत तेजी से जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आएगा नहीं। ये सब लोग समझ गए होंगे। तो इसके बारे में जानकारी हो गई सबको। अगर आता है एग्जाम में कि विकिरण की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं तो उसके बारे में बता दिए, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अगर देखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बस प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिख दीजिएगा।
इसका कारण कैसे क्या है व्याख्या करने के लिए पूछेगा, तब आप जो है पूरा विस्तार से लिखिएगा। नहीं तो फिर 1 नंबर के लिए इतना जो थियरी हमने लिखवा दिया उतना लिखने की जरूरत नहीं। यह तो जानकारी के लिए भी बता दिया हमने। फिर व्याख्या अगर करेगा तो व्याख्या करिएगा, तो उस समय 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो हमने कहा कि नंबर के हिसाब से ही आप व्याख्या करिएगा। तो देखिए आज 2 स्टेप हम बनाए थे, दोनों स्टेप समाप्त हो गया और फिर कल इसके आगे आप लोगों को बता देंगे, जानकारी दे देंगे।